प्यारे छात्रों, कल हमने प्रारंभ किया था सामान्य अध्ययन, जो द्वितीय पत्र का वर्ग 1 का जो पहला है सामान्य अध्ययन, उसमें कुमार संभव को हमने प्रारंभ किया था, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है और किस तरह की तैयारी करनी है। उसके बाद कुछ प्रारंभ हुआ था, लेकिन व्यवधान हुआ लाइट के चले जाने से, तो हम उसी प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला जो विषय है कि कुमार संभव जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य के विषय में, इसके लेखक के विषय में विद्वानों के बीच दो तरह के मत प्रचलित हैं। तो किसी का कहना है कि महाकवि कालिदास के द्वारा जो रचित यह कुमार संभव है, इसमें 8 सर्ग तक ही कालिदास की रचना है और अन्य जो 9 से लेकर के 17 सर्ग तक है, ये किसी अन्य कवि के द्वारा लिखा गया है जो बाद में जोड़ा गया। कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं, ये संपूर्ण 17 सर्ग ये कुमार संभव कालिदास की ही रचना है। तो इस विषय में भी सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपका इसमें क्या मत है, आपको क्या उचित लगता है, या कुमार संभव कालिदास की रचना है, इस विषय में इस मत की समीक्षा कीजिए। तो हमको ये ध्यान रखना है कि क्यों कालिदास की रचना 18 सर्ग तक ही है, उसमें क्या क्या बातें प्रमाण के रूप में या उसके तथ्य को स्थापित करने के लिए वो बिंदु कौन कौन से हैं, मोटी तरह से उसको अपने को निर्देशित करना है। इसी तरह से 17 सर्ग का संपूर्ण महाकाव्य कालिदास की ही रचना है, इसके पीछे क्या क्या तर्क हो सकते हैं उसको बताना। तो पहले हम कुमार संभव केवल 8 सर्ग तक ही कालिदास की रचना है, इस विषय में जो तथ्य या तर्क रखे जा सकते हैं उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पहला मत कि कुमार संभव का केवल 8वें सर्ग तक के लेखक कालिदास हैं। क्यों ऐसा है? तो उसके पीछे ये है कि ग्रंथ का नाम कुमार संभव है। कुमार कौन है? कार्तिकेय। संभव माने उत्पत्ति। तो कार्तिकेय की उत्पत्ति का जो मूल बीज है, जो कथानक है, वो 8वें सर्ग में ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार
इस कुमार संभव के नामकरण के आधार पर कुमार की उत्पत्ति की सारी चीज़ें कथानक 8वें सर्ग तक पूर्ण हो जाती है। इसीलिए ग्रंथ की समाप्ति यहीं हो जाती है। तो पहला तो ये है, पहले विद्वानों के मत में सीधी बात ये करनी है कि शिव पार्वती के विवाह तथा उनके दाम्पत्य जीवन और कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति के जितने भी कारण हैं उन समस्त कारणों का वर्णन 8वें सर्ग में पूरा हो जाता है। अतः ग्रंथ की समाप्ति वही हो जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पार्वती की तपस्या से शंकर जी का प्रसन्न होना और दोनों का प्रणय प्रसंग और उसके कारणभूत जो कार्तिकेय की उत्पत्ति है, वो कथानक, वो चीज़ें, वो कार्य कारण 8वें सर्ग में भगवान कृष्ण और भगवान शंकर और पार्वती के प्रणय प्रसंग के वर्णन के साथ पूरा हो जाता है। इसीलिए इसके समस्त कारणों का, कुमार कार्तिकेय के जन्म लेने के समस्त जितने भी कारण हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों की पूर्ति, उन चीज़ों का कथानक 8वें सर्ग में खत्म हो जाता है। इसीलिए ग्रंथ की समाप्ति यहीं हो जाती है। तो इस मत में यही किंवदंती है। क्यों कारण में ही इसको समाप्त कर देते हैं? तो कहता है कि कुमार संभव के 8वें सर्ग में शिव और भगवान शंकर और पार्वती का जो प्रणय प्रसंग है, रति क्रीड़ा का जो वर्णन है, वह उत्कट वर्णन इस 8वें सर्ग में हो जाता है। इस कालिदास के द्वारा भगवान शंकर और पार्वती के विषय में जो उत्कट रति क्रीड़ा का वर्णन है, उसके कारण भगवान शंकर ने कालिदास को श्राप दे दिए कि तुमने इस तरह से उत्कट रति का क्रीड़ा का वर्णन तुमने किया। तो इसलिए भगवान शिव के द्वारा शापग्रस्त हो जाने के कारण, कालिदास के रुग्ण हो जाने के कारण आगे की रचना कालिदास नहीं कर पाए और उस काव्य को वहीं छोड़ दिया। फिर उस ग्रंथ को वहीं समाप्त करके और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कालिदास ने रघुवंश काव्य की रचना के प्रारंभ में भगवान शंकर को प्रसन्न करते हुए वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ, भगवान शिव और पार्वती की वंदना करके उन्हें प्रसन्न करके और फिर रघुवंश की रचना की। इसीलिए 8वें सर्ग तक की ही रचना की गई कालिदास के द्वारा, वही रचना मानी जाती है। तो एक मत ये है कि इस तरह से ये चीज़ें हुई। दूसरा कथानक है कि चूँकि भगवान के इस तरह से उत्कट रति क्रीड़ा वर्णन करने के कारण और अध्ययन अध्यापन में भी, समाज में भी इस तरह का सीधा उत्कट वर्णन छात्रों के समक्ष, पंडितों के समक्ष नहीं होना चाहिए। और ग्रंथ के रूप में यदि इस तरीके का वर्णन है तो वह
उचित नहीं है, ऐसा मानते हुए विद्वानों के बीच में कालिदास की अत्यधिक निंदा होने लगी, कटु आलोचना होने लगी। इसीलिए विद्वानों के द्वारा उस कटु आलोचना को देखते हुए कालिदास ने इस ग्रंथ को वहीं पर में पूर्ण कर दिया, उसकी रचना वही हो जाती है। तो एक तो मत ये है कि भगवान शिव के द्वारा श्रापित हो जाने से, रुग्ण होने के कारण ग्रंथ वहीं पूर्ण कर दिया गया, और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रघुवंश की रचना प्रारंभ हुई और भगवान शंकर के मंगलाचरण के द्वारा ही ग्रंथ का प्रारंभ हुआ, तो वो ग्रंथ वही रह गया। दूसरी बात, उसी उत्कट प्रेम के वर्णन को, रतिक क्रीड़ा के वर्णन को देख करके विद्वानों के बीच में कटु आलोचना किए जाने के कारण कालिदास को वो वहीं पर में समाप्त करना पड़ा। तो एक तो ये स्थिति है। कुछ लोगों का कहना है कि 8वें सर्ग तक की कालिदास की रचना इसलिए भी मानी जाती है कि कालिदास के समस्त काव्यों के जो प्रसिद्ध टीकाकार हैं मल्लिनाथ जी ने, वो मल्लिनाथ की टीका केवल रघुवंश के 8वें सर्ग तक ही मिलती है। तो कालिदास के समस्त काव्यों की टीका करने वाले और प्रसिद्ध, जिसकी टीका सर्व प्रसिद्ध है, ऐसे मल्लिनाथ की टीका कुमार संभव महाकाव्य में केवल 8वें सर्ग तक की प्राप्ति होती है। तो चूंकि मल्लिनाथ की टीका वहीं तक प्राप्त होती है, यदि ये ग्रंथ 17वें सर्ग तक में होता तो मल्लिनाथ की टीका वहाँ तक भी होनी चाहिए थी। इसीलिए इसकी रचना केवल 8वें सर्ग में थी। बाद में मल्लिनाथ की टीका के बाद 15वीं शताब्दी के बाद किसी ने कालिदास के इस 8वें सर्ग के बाद में संपूर्ण कथानक को उसमें जोड़ा। इसीलिए कालिदास के द्वारा रचित 8वें सर्ग तक ही कुमार संभव कही जाते, कुमार संभव की रचना मानी जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि और भी प्रसिद्ध टीकाकार है जो मल्लिनाथ के पूर्व में भी टीकाकार थे, उन टीकाकारों में एक टीकाकार है अरुण गिरिनाथ। तो अरुण गिरिनाथ के द्वारा जो उपलब्ध टीका है, वो टीका भी केवल 8वें सर्ग तक में ही दिखाई देते हैं। तो यदि मान लीजिए कि मल्लिनाथ ने किसी ने नहीं की है टीका, अन्य कवि के द्वारा संपूर्ण टीका उपलब्ध हो, तब भी ये कहा जा सकता है। बाद में टीकाकार होने से भी कालिदास की रचना मानी जाए, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन कालिदास मल्लिनाथ के पूर्व में जो टीकाकार हुए हैं, उन्होंने भी 8वें सर्ग तक ही इसकी रचना टीका की है। इसीलिए अन्य जो पूर्ववर्ती, मल्लिनाथ के पूर्ववर्ती विद्वान हैं, उनके द्वारा भी 8वें सर्ग तक की ही टीका इस बात में प्रमाण है कि कालिदास की ये रचना 8वें सर्ग तक ही है। अवगतम। इसी तरह और भी प्रमाण लोग देते हैं कि चूंकि कालिदास की जो एक रचना शैली है, जो शब्द का प्रयोग है, जो भाषा शैली है, जो रीति है, वो
केवल 8वें सर्ग तक ही कालिदास की तरह, कालिदास के अन्य ग्रंथों की तरह उसकी रचना देखी जाती है। तो 9वें सर्ग से लेकर के 17वें सर्ग तक की जो रचना है वो प्रारंभिक 8 सर्गों की रचना की अपेक्षा सुंदर नहीं है। तो यदि कालिदास की रचना होती तो कालिदास का जो भाषा सौष्ठव, जो उनकी शब्दावली का प्रयोग, जो उनके काव्यों में अलंकार आदि का प्रयोग है, वह प्रयोग संपूर्ण 17वें सर्ग तक, वो भाषा सौष्ठव संपूर्ण 17वें सर्ग तक देखा जाना चाहिए था। लेकिन 9वें सर्ग से लेकर के 17वें सर्ग तक की रचना जो है वो पूर्व 8 सर्गों की अपेक्षा न्यून है, हीन है। इसीलिए भी दोनों में अंतर दिखाई देने के कारण ये सिद्ध होता है कि कालिदास की 8 सर्ग तक की ही रचना है। अवगतम। यहाँ इसलिए भी है कि भगवान, किसी और का कहना है कि इसलिए भी ये 8वें सर्ग तक की ही रचना मानी जाती है कि 8वें सर्ग में रतिक क्रीड़ा के बाद कार्तिकेय के उत्पन्न होने की मूल बीज कार्य संपन्न हो जाने के बाद भगवान शिव पार्वती के साथ अत्यंत प्रगाढ़ निद्रा में सो गए हैं। प्रगाढ़ निद्रा के कथानक है। तो निद्रा के बाद के कथानकों को इसलिए, क्योंकि भगवान शिव जब नींद में चले जाए, जब वो शयन में हैं, तो उसके बाद की जो क्रियाएं हैं वो उचित नहीं है। अर्थात भगवान के शयन काल में अन्य जो सांसारिक जो क्रियाएं हैं वह उसका वर्णन, उसमें उनका कारण होना उचित नहीं है। तो इस तरह से 3, 4, 5 प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि कालिदास की रचना केवल 8 सर्ग तक की ही है। तो इन बातों को आप एक एक बिंदु के रूप में यदि आप अपने स्मरण में रखते हैं और उसकी फिर व्याख्या पढ़ाए गए के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको वहाँ करनी है, तो उसको क्रम में 5 बिंदुओं को आप ध्यान रखें कि पहला कि 8वें सर्ग में ही संपूर्ण कथानक की क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए कुमार के उत्पत्ति के समस्त कारणों का वर्णन 8वें सर्ग तक में पूर्ण हो जाता है। एक बात, 8वें सर्ग में उत्कट रतिक क्रीड़ा के वर्णन होने के कारण भगवान शिव के द्वारा श्रापित हो जाने से, रुग्ण हो जाने के कारण कथानक आगे नहीं हो सका। तीसरी बात, उसी उत्कट वर्णन के कारण विद्वानों में कालिदास की कट आलोचना होने के कारण कालिदास ने उस ग्रंथ को वहीं पर में छोड़। सबसे जो प्रमुख प्रमाण के रूप में कि कालिदास की जो काव्य सौष्ठव है, जो रचना है, उनको देख करके यदि संपूर्ण ग्रंथों की हम तुलना करते हैं तो 8वें सर्ग तक की रचना की अपेक्षा 9वें सर्ग से लेकर के 17वें सर्ग तक की भाषा शैली, शब्द सौष्ठव, अलंकार आदि का प्रयोग ये बहुत हीन दिखाई देता है, कमज़ोर दिखाई देता है। इसीलिए लगता है कि इन 9 सर्ग से लेकर के 17 सर्ग तक किसी अन्य कवि ने लिख करके बाद में जोड़ा। अवगतम। तो इस तरह से इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रख करके अपने को
कालिदास, और इसी तरह से मल्लिनाथ की टीका, उससे पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका केवल 8वें सर्ग तक उपलब्ध होने के कारण भी इस बात में प्रमाण है कि कालिदास की रचना 8वें सर्ग तक ही है। अवगतम। अब इसी तरह दूसरे जो मत के लोग हैं, जिनका कहना है कि नहीं, संपूर्ण ग्रंथ कालिदास की रचना है, उनका कहना है कि इस ग्रंथ का नाम है कुमार संभव। तो जब तक कुमार कार्तिकेय का जन्म नहीं हो जाता है तब तक इस ग्रंथ के नामकरण की सार्थकता नहीं होती है। कुमार संभव के नाम से केवल गर्भावस्था में का बीज हो जाने के कारण ग्रंथ को नाम की सार्थकता के आधार पर स्वीकार कर लेना उचित नहीं है। संभव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो कुमार का जब तक कुमार की उत्पत्ति नहीं होती, कुमार का जन्म नहीं हो जाता, तो ग्रंथ के नाम की सार्थकता नहीं सिद्ध होती है। और कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन 11वें सर्ग में है। तो इसीलिए जब कार्तिकेय का जन्म 11वें सर्ग में वर्णित है, तो 11-8 के बाद के सर्ग की रचना कालिदास की यदि नहीं मानी जाए तो इस ग्रंथ के नाम की सार्थकता ही सिद्ध नहीं हो रही है। अतः 8वें सर्ग के उत्तरकालिक सर्ग भी कालिदास की ही रचना मानी जानी चाहिए। इसीलिए एक प्रमाण कि ग्रंथ के नाम की सार्थकता कुमार के जन्म लेने से ही है, और कुमार के जन्म का वर्णन 11वें सर्ग में है। अतः 8वें सर्ग के बाद भी कालिदास की रचना मानना आवश्यक है। एक बात। दूसरा ये है कि ये केवल 8वें सर्ग तक की रचना यदि हम कालिदास की मानते हैं, 9वें सर्ग से लेकर के 17वें सर्ग को हम नहीं मानते हैं, तो इस सर्ग के नहीं रहने पर काव्य अधूरा सा प्रतीत होता है। क्योंकि कोई भी काव्य सफल नहीं होता है जब तक कि अपने मूल उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। और कुमार संभव का कार्तिकेय की उत्पत्ति का मूल जो उद्देश्य है वो है तारकासुर का वध करना। तो तारकासुर का वध जब तक नहीं होता है तब तक ग्रंथ के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि जिस उद्देश्य से कार्तिकेय के जन्म होने की बात की गई है और वो उद्देश्य का वर्णन नहीं किया जाता हो तो फिर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः जब तक तारकासुर का वध नहीं हो जाता है तब तक ग्रंथ अपने मूल लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर पाता। और यदि कोई ग्रंथ अपने मूल लक्ष्य को ही सिद्ध नहीं कर पाता है तो वह ग्रंथ अधूरा ग्रंथ कहलाएगा। अतः तारकासुर के वध होने की कथा तक संपूर्ण कृति एक ही कवि की होनी चाहिए, और इसलिए भी इसे कालिदास की रचना माननी चाहिए। तो इस तरह दो तरीके की ये बात आई जिसमें संपूर्ण कुमार संभव कालिदास की रचना के होने में समर्थन करता है। इसी तरह से हम जब कुमार संभव ग्रंथ को पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यद्यपि प्रधान घटना क्रम कथानक जो है 8वें सर्ग तक में ही है कि भाई नारद
जी का बचपन में ही मैनाक के घर में, पार्वती के घर में आना, पार्वती के हस्त को, ललाट को देख करके नारद जी द्वारा उसके विवाह भगवान शंकर से होने की सूचना देना, पार्वती का तदनुरूप शंकर के की प्राप्ति के लिए तपस्या करना और अंततः प्रलय प्रसंग, ये समस्त जो प्रधान घटनाक्रम है वो 8वें सर्ग तक में पूर्ण हो जाता है। फिर भी इन सर्ग से ग्रंथ की पूर्णता होती है या नहीं है, इस विषय में हम यदि विचार करते हैं तो इन सर्गों की नहीं रहने पर काव्यगत जो चमत्कार है वो काव्यगत चमत्कार नहीं हो पाता। अतः उत्पत्ति का जो प्रसंग है और उसके बाद प्रलय का प्रसंग है, ये कार्तिकेय का तारकासुर के साथ जो युद्ध का वर्णन है और तारकासुर के जो मृत्यु के कथानक है, ये समस्त घटनाक्रम परस्पर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और वो काव्य के उत्कर्ष को उसी तरह से दिखाता है जिस तरीके से 8वें सर्ग तक में वर्णन मिलता है। अतः संपूर्ण इस 17 सर्ग तक कालिदास की रचना को मानना चाहिए। इस तरह से ये दोनों मत के विषय में विद्वानों के बीच में चर्चा होती है। अब परीक्षा की दृष्टि से और वैसे भी जब दो मत हैं तो उपयुक्त क्या मत है, तो उपयुक्त मत में यह कहा जा सकता है कि कालिदास की विशुद्ध शास्त्रीय रचना को देख करके कालिदास ने यद्यपि 8वें सर्ग तक में ही जन्म की सभी परिस्थितियों का निरूपण कर दिया है, कुमार के वास्तविक जन्म की सूचना 8वें सर्ग में हो जाती है। इसीलिए कुमार संभव इस नाम की सार्थकता भी इसके कुमार के होने की संभावना को ध्वनित कर देती है। इसीलिए कुमार संभव नाम की सार्थकता है। और कुमार संभव का प्रधान जो लक्ष्य है वो लक्ष्य था किसी भी तरह से भगवान शिव का पार्वती के ऊपर प्रसन्न होना, और पार्वती के साथ जब प्रणय हो जाता है तो कुमार की उत्पत्ति स्वतः सिद्ध होती है। इसीलिए वो आनुषंगिक प्रयोजन हो जाएगा। लेकिन कुमार की उत्पत्ति के लिए वह तभी संभव है जब भगवान शंकर और पार्वती का परस्पर विवाह हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो और एक दूसरे में प्रणय हो। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये 8वें सर्ग में पूर्ण हो जाती है। इसीलिए यह परस्पर दोनों के द्वारा जो ग्रंथ के मूल कथानक के साथ जो कुमार के होने की जो समस्त संभावनाएं हैं वो भी हो जाती हैं, और वही मूल लक्ष्य जब पूर्ण हो जाता है तो कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन हो जाता है। इसीलिए संपूर्ण 19 सर्ग तक कालिदास की रचना है, इसमें कोई दृढ़तर प्रमाण नहीं है। अवशिष्ट जो 9 सर्ग है उस 9 से लेकर के 17वें सर्ग तक के भाषाओं को जब हम देखते हैं तो वस्तुतः भाषा में परस्पर घटना का सामंजस्य, अश्लील का अप्रयोग, पुनरुक्ति जैसे प्रयोग जो है वो कालिदास के भाषा सौष्ठव, उसके उदात्त कवित्व के रूप में 8म सर्ग तक की ही कृति जो है यही अधिक विद्वानों के मत में माना जाता है। इसीलिए उसी रचना के आधार पर
यह किंवदंतियाँ कि विद्वानों में निंदा होना और भगवान शिव का के द्वारा श्रापित होना, तो ये सब सारी की सारी जो विषय होते हैं, इन सारे विषयों से, और सबसे अंतिम बड़ी बात कि किसी भी एक कवि की जो अपनी स्वाभाविक जो उनका उसकी विद्वता है, उसके शास्त्र चर्चा है, उसके ज्ञान का जो गांभीर्य है, लेखन की जो शैली है, वह इतना अंतर नहीं होता है जी, क्योंकि जो समान गति के साथ लिखेगा तो वर्णन में भी समान रहेगा, भाषा की भी दृष्टि में समानता रहेगी, लेकिन 8वें सर्ग तक में और 9वें सर्ग से लेकर के 17वें सर्ग तक में वस्तुतः अंतर दिखता है। अतः इन सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए अधिकतर विद्वानों का मत 8वें सर्ग तक की ही रचना कृति कालिदास की है, यही मानी जाती है। ग्रंथ के स्वरूप और आकार की दृष्टि से यद्यपि सर्वांगपूर्ण ग्रंथ के नाम की सार्थकता, कार्य का प्रयोजन देखकर संपूर्ण ग्रंथ कालिदास की ही रचना मानी जानी चाहिए, ये आपका भी मत होना चाहिए, विद्वानों के मत के होने के बावजूद भी। कारण कि भाषा शैली की यदि दृष्टि में हम देखते हैं तो यह भाषा शैली कालिदास के अन्य जो ग्रंथ हैं, तो जैसे कवि प्रारंभिक अवस्था में लिखता है तो उस तरीके का अभ्यास अनुभव कम दिखता है, जो लिखते लिखते बाद में प्रौढ़त्व आ जाते हैं और उत्तरकालिक रचना होती है। इसीलिए यदि भाषा में किसी तरह की कमी है तो वह इस तरह का जो उतना सौष्ठव की बात कह रहे हैं कि नहीं है, तो वो तो इसलिए भी हो सकता है कि कालिदास की प्रारंभिक रचना है, तो इसीलिए प्रारंभिक रचना होने के कारण भाषा और शैली इत्यादि में ये एक सामान्य बातें हैं। तो इस तरीके से ग्रंथ की सार्थकता, ग्रंथ का नामकरण, ग्रंथ की लक्ष्य सिद्धि, ये समस्त 17वें सर्ग तक यदि हम मानते हैं तो बिना किसी रुकावट के कथानक के तारतम्य को भी ध्यान में रखते हुए संपूर्ण ग्रंथ कालिदास की रचना मानी जानी उचित है। लेकिन संस्कृत की परंपरा में अधिकतर विद्वानों का मत 8वें सर्ग तक ही है। तो अपने सिद्धांत देने से पूर्व में हमको ये सारांश में लिखना होगा, यद्यपि अधिकतर विद्वानों का मत 8वें सर्ग तक की ही रचना कालिदास की कही जाती है, शेष किसी अन्य कवि की रचना। वस्तुतः इस संपूर्ण ग्रंथ को यदि हम कालिदास की रचना मानते हैं तो नामकरण के साथ साथ लक्ष्य सिद्धि, ग्रंथ का प्रयोजन, ये समस्त सुगमतया एक समान गति में हो जाती है। इसीलिए कालिदास की संपूर्ण 17 सर्गों तक का यह महाकाव्य कालिदास की रचना कही जाती है। अवगतम? इस तरह से हमें एक एक प्रश्न को लेकर के चर्चा करनी है, उस चर्चा को आपको अपनी भाषा में ढालने हैं, मुख्य बिंदु तय करने हैं और फिर उस हिसाब से अपने परीक्षा में प्रश्न की शैली को, प्रश्न के स्वरूप को लिखना है, जिसकी चर्चा हम कभी कालांतर में समय मिलने पर करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ इसलिए चर्चा करते हैं कि ताकि हर पक्ष का ज्ञान आपको हो। तो एक प्रसंग हमारा समाप्त होता है। अब परीक्षा में कई बार समान जैसे प्रश्न को पूछा जाता है, उदाहरण के तौर पर कि जैसे मान लीजिए कई बार पूछता है कुमार संभव है जो पंचम सर्ग है, इसका वैशिष्ट्य बताइए, इसका महत्व बताइए, या पंचम सर्ग के आधार पर कुमार संभव का महत्व बताइए, अथवा महाकाव्य इस कुमार संभव का सर्वश्रेष्ठ सर्ग जो है
पंचम सर्ग है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों का समाधान हम एक प्रकार के ही उत्तर से कर सकते हैं। तो प्रश्न का स्वरूप में कुछ भेद दिखाई देगा, स्वरूप की भिन्नता दिखाई देगी, लेकिन उस प्रश्न का जो मूल कथन है वो एक ही है कि पंचम सर्ग की विशेषता और इस ग्रंथ में पंचम सर्ग क्यों प्रधान सर्ग कहा जाता है, इन बातों को अपने को बताना। तो पंचम सर्ग के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के पीछे क्या क्या कारण है, इसकी क्रमिक चर्चा हमको करनी है। इस कथन की समीक्षा में वो सारे हमको बिंदु उद्भावित करने हैं कि इन कारणों के कारण पंचम सर्ग को इस ग्रंथ का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना सर्वश्रेष्ठ सर्ग माना जाता है, या पंचम सर्ग के आधार पर कुमार संभव इस महाकाव्य का महत्व और भी बढ़ जाता है, जिसकी चर्चा हम फिर कल करेंगे। तो धीरे